हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है झा सर में। जो आपका नया चैप्टर मैं आज शुरू करने वाला हूँ वो है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता। अब रेडियोधर्मिता के बारे में मैं आपको 2 मिनट एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो रेडियोधर्मिता जो शब्द है मतलब कि रेडियो एक्टिव तत्वों से संबंधित है। रेडियो एक्टिव वे तत्व होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बदलती रहती है। एक बार फिर से सुनिए, रेडियो एक्टिव तत्व वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बदलती रहती है। ठीक है, इसमें आपका पहले आपका जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। आपकी इस चैप्टर में पहली हेडिंग ही है रेडियोधर्मिता। जो चैप्टर का नाम है वही आपकी हेडिंग है, रेडियोधर्मिता। अब रेडियोधर्मिता के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पदार्थों से स्वतः ही ऐसे अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो फोटोग्राफिकल प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। वे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका यह गुण रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिव कहलाता है। ठीक है, मैं आपको जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब बात आती है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सन 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1903 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ एवं इस पदार्थ के अतिरिक्त थोरियम, पोलोनियम तथा एक्टिनियम की भी खोज की। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। जो सन 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की, जिसके कारण उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको इसमें नोट पॉइंट भी लिखना है। रेडियो एक्टिव विखंडन में अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। लिखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व के विखंडन से अल्फा, बीटा एंड गामा किरणों का उत्पत्ति होती है। अब बात आती है आपके अल्फा कण के गुण। आपको इसमें जो अल्फा कण, बीटा कण, इनकी विशेषता और गामा किरणों के गुण
ये अल्फा बीटा के गुण और गामा के गुण जो डिस्क्रिप्शन में बुक डली हुई है उसमें से आप ये तीनों लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं रेडियो एक्टिव क्षय। क्षय का मतलब होता है हानि। रेडियो एक्टिव में हानि क्या होती है, इस चीज का टॉपिक है। तो रेडियो एक्टिव जो मैं आपको डेफिफाई करता हूं, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से अल्फा अथवा बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं, तो इससे परमाणु का भार व क्रमांक बदल जाते हैं और नए तत्व के परमाणु का जन्म होता है। इस घटक को रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन कहते हैं। इसको विघटन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें निकल जाती हैं तो जो परमाणु है उसके भार क्रमांक बदल जाते हैं और एक नए तत्व के परमाणु क्रमांक का जन्म होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है आपका 92 यूरेनियम 238 2He4, ये 2 नीचे होता है, प्लस 90 TH 234। देखिए एक हीलियम परमाणु निकलने के कारण ये इसका परमाणु क्रमांक भी बदल गया और परमाणु भार भी बदल गया। ठीक है, आपका रेडियो एक्टिव क्षय आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम ये रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में था। किसके संबंध में था? रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में था, रदरफोर्ड और सोडी का नियम। इसमें आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। चलिए डेरिवेशन में करना आपको बताता हूं। अब आप लिखेंगे किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित अविघटित परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। या आप इतनी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे जो मैंने आपको बोली। उसके बाद माना किसी क्षण T पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n तथा T प्लस डेल्टा T क्षण पर यह संख्या घटकर n माइनस n डेल्टा रह जाती है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो लिखेंगे परमाणुओं
के क्षय होने की दर dn होगी। अतः रदरफोर्ड व सोडी के नियमानुसार, यहाँ पर लिखेंगे रदरफोर्ड और सोडी के नियमानुसार n प्रोपोर्शनल माइनस डी डेल्टा एन बटे डी टी। अब आप इसमें जब इसका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस डेल्टा एन बटे डी टी बराबर अल्फा एन, इसको फर्स्ट डाल लेंगे समीकरण, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे समीकरण एक, जहां अल्फा क्षय नियतांक है, ये तो कांस्टेंट है। जब भी किसी प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, तो ये तो लिखना जरूरी रहता है जब भी आप डेरिवेशन करते हैं। डी एन बट्टे एन बराबर माइनस लेमडा डी टी। उपरोक्त का समाकलन करना है। अब उपरोक्त का समाकलन, इंटीग्रेशन, जी तो log n हो जाएगा बराबर माइनस अल्फा टी प्लस सी। ये तो बाहर निकल जाएगा, इसका होगा तो t हो जाएगा, तो t प्लस सी। अब यदि लिखेंगे t बराबर 0 हो तब रेडियो एक्टिव पदार्थ की संख्या n बराबर n0, तो log n0 बराबर c। ये थर्ड मान लेंगे इसको, समीकरण को। अब समीकरण 2 से log n बराबर माइनस लेमडा टी प्लस log n0, log ई एन माइनस log n0 ई बराबर माइनस लेमडा टी। अब ये आपने फॉर्मूला जो भाग में चला जाता है, log ई एन बट्टे n0 बराबर माइनस लेमडा टी। अब जब log इधर से हटाएंगे तो ये e के पावर में आ जाएगा, तो n बट्टे n0 बराबर e पे माइनस लेमडा टी, इतना हो गया। और n यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर n0 e पे माइनस लेमडा टी। यही आपका रदरफोर्ड सोडी का नियम सिद्ध हो गया। अब इसमें एक और बात आती है, क्षय नियतांक उस समयांतराल का व्युत्क्रम हो, जिसमें अविघटित परमाणु की संख्या अपनी प्रारंभिक मान की 1/e गुनी रह जाती है, ठीक है। ये आपका वहीं पर हो गया था, ये मैंने आपको नोट पॉइंट लिखाया था। क्या था? क्षय नियतांक उसका 1/e गुना रह जाता है, ठीक है। अब है आपका अर्ध आयु। अर्ध आयु होती क्या है? वह निश्चित समयांतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात परमाणुओं की संख्या घटकर अपनी प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। इसे T से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। अब जब अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये आपको सिद्ध करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अर्ध आयु तथा
क्षय नियतांक में संबंध। ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मान लिखना है, माना प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव व पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 तथा t समय पश्चात पदार्थ में शेष अविघटित परमाणुओं की संख्या n रह जाती है, तब रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम से, रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या था, n बराबर n0 e पे माइनस लैम्डा टी। ठीक है। अब यदि परमाणु पदार्थ की अर्धायु t है, लिखेंगे यदि पदार्थ की अर्ध आयु t है, तब t बराबर कैपिटल T। ठीक है। तो n बराबर n0/2। ठीक है। तो तब n0/2 बराबर n0 e पे माइनस लैम्डा टी, n0 से n0 गया, और 2 बराबर e लैम्डा टी। ठीक है। दोनों बच्चों में लॉग लेने पर लॉग e2 बराबर ई लैम्डा टी, यहाँ पर लॉग लेंगे तो t बराबर आ जाएगा 0.6931 लैम्डा। ये लॉग में टूट जाएगी, याद इधर से आएगी तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। यही अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध है, यहाँ पर लिखेंगे यही अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध है। ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है वो आता है रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के लिए आपको लिखना है किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु के क्षय होने की दर उस क्षण उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे R बराबर -dN/dt। अब रदरफोर्ड सोडी का नियम e पे माइनस लैम्डा टी होता है। R बराबर -dN0 e माइनस ई लैम्डा t/dt। R बराबर प्लस हो जाएगा n0 e पे माइनस लैम्डा टी इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है। अवकलन हुआ d/dt के सापेक्ष। R बराबर R0 e पे माइनस लैम्डा टी, तो R0 बराबर लैम्डा n0। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो आपका टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ के माध्य अथवा औसत आयु। तो आपका ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के माध्य तथा औसत आयु। सभी नाविकों की आयु के औसत को माध्य आयु कहते हैं। इसे टाव से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, आपका न्यूमेरिकल में काम देगा। टाव बराबर 1/λ। ठीक है। और आपका इसके बाद अर्ध आयु व औसत आयु में संबंध है। अर्ध आयु और औसत आयु में संबंध, तो टी बराबर 0.6931/λ। तो टाव बराबर आपका फॉर्मूला आ जाएगा T/0.6931। ये केवल न्यूमेरिकल में काम देगा, ये आपको सिद्ध करने नहीं आएगा।
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका रेडियो धर्मिता चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। इसके लिए जहाँ सर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।